अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था जैक बोर्ड का, तो उसका हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम हुआ था 40 मार्क्स का और 1 आवर का टाइम था आपका। आपने अटेम्प्ट किया है, बनाया है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 जूल किसके इक्विवेलेंट है? तो 1 जूल इक्विवेलेंट होता है 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल किसके समतुल्य है? 10⁻7 अर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन या तो कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? तो कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? तो किलोग्राम। किलोग्राम सही होगा। क्यों? क्योंकि समय, आवेग और द्रव्यमान, इम्पल्स, टाइम और मास तीनों ही भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन किलोग्राम जो है वो मात्रक है। किलोग्राम मात्रक है, भौतिक राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज। प्रेशर मतलब दाब की विमा क्या होगी? प्रेशर मतलब दाब की विमा क्या होगी, निकाल सकते हैं। तो हम लोग को मालूम है दाब, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो बल की विमा होती है m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 और क्षेत्रफल का l²। तो l और l कट गया, तो इसकी विमा आ जाती है m⁻1 l⁻−1 t⁻−2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो यहां से देखा जाए तो m⁻1 l⁻−1 t⁻−2। तो ये दाब की विमा इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसका पहला दाब की विमा का सूत्र का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द वेलोसिटी v, वेलोसिटी मतलब वेग को v से दर्शाया गया, ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। तो उसका सूत्र दिया हुआ है v इक्वल्स टू at प्लस bt²। ऐसा दिख रहा है। देन द डायमेंशंस ऑफ v इज, किसी समय t में एक कण का वेग v दिया गया जाता है, v इक्वल्स टू at प्लस bt²। तो b का विमीय रूप क्या होगा उसे ज्ञात करना है। चलिए निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि v में समघातता के सिद्धांत से या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि सेम क्वांटिटी का ही आपस में सम हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब समान राशि का ही आपस में योग या फिर अंतर हो सकता है। तो अगर यहाँ पर वेग है तो ये पद भी वेग कर रहा है प्लस ये पद भी वेग कर रहा है, तब जाकर वेग मिल रहा है। तो हम लोग को b का विमा चाहिए, तो ये जो bt² है इसकी विमा भी किसके समान होगी? वेग के। तो v बराबर bt², ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि bt² भी किसके बराबर? वेग के बराबर। यहां से b की विमा जब चाहिए तो b बराबर हो जाएगा v बट्टा t²। v वेग, वेग का विमा l t⁻⁻1, है ना, और समय t⁻2 t²। देखिए ये जब ऊपर जाएगा, तो l⁻1 और t⁻−3, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा -2 और -1 -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ये l t⁻−3, ये फोर्थ वाला, ये सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है अ रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, है ना। कोई एक दौड़ने वाला है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। मान लिया एक त्रिज्या है r, कहां से चलना शुरू किया? p से। तो वापस ये p तक पहुंच जाता है और इसको समय लगता है 40 सेकंड, मतलब इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड है 40 सेकंड का। सही बात। अब ये कहता है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन होगा। कितना समय बाद? तो समय बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड, 2 मिनट 120 सेकंड और 20 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा उसे ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 40 सेकंड में जब एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड बाद वापस पी तक आता है, तो 140 सेकंड में क्या होगा? तो 140 को अगर 40 से भाग दिया जाए तो कितना आ जा रहा है? 4 या 12 और 3 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर तो लगा लेगा, आएगा ना 120 सेकंड, मतलब 3 चक्कर 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 140 सेकंड, तो 120 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 120 सेकंड में 3 चक्कर, तो 3 चक्कर
और 20 सेकंड में फिर से आधा चक्कर, तो P से आधा चक्कर मान लिया Q यहां तक, तो इसका विस्थापन कितना होगा वास्तविक स्थिति से? तो बिंदु P से इसका विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी हो जाएगी ये सीधा, तो सीधा ये R, तो ये भी तो त्रिज्या R, तो R प्लस R कितना 2R, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 2R। कौन सा ऑप्शन? ये सेकंड वाला 2R, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें ये क्वेश्चन क्या आता है, अ बॉडी स्टार्ट्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो कोई एक वस्तु है जो अपना प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, इसका u का मान दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। इट्स एक्सेलरेशन मतलब त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा, v का मान क्या होगा? तो बहुत ही आसान सा, v बराबर u प्लस 80 से अगर बनाए तो v बराबर u का वैल्यू दिया हुआ है 20, a त्वरण दिया हुआ है 2 और t का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 20 प्लस 20 कितना 40 मीटर पर सेकंड आंसर। तो ये 1 वाला सही हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, दिए गए समांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है? फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लिया यहाँ पर टाइम ले लिया, इस एक्सिस में वेलोसिटी को ले लिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, मान लिया इसको एरिया मान लिया, ये क्या है एरिया। तो एक फॉर्मूला मालूम है हम लोग को वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अगर यहां से विस्थापन को निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट को इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम ना। तो अगर एक को लंबाई एक को चौड़ाई मानिएगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये ना आएगा। तो याद रखना किसी समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र किसको दर्शाएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो कार हैं ए और बी आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। तो दो कार है ए और बी जिनका वेग दिया हुआ है, एक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का 45 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी? बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, और दोनों ही मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं किधर की ओर? पूर्व दिशा में, ईस्टवर्ड। तो मान लिया दोनों ये पूर्व की दिशा है, तो एक कार है ए जिसका वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कार है बी जिसका वेग है बी करके दर्शा दे रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न में दिया हुआ है। तो कार ए का आपेक्षिक वेग कार बी के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जब दो वस्तु समान दिशा में गति करते हैं तो उनका आपेक्षिक वेग आपस में घट जाता है। तो क्या हो जाएगा va माइनस vb, तो va का मान 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, यानी कि 1 वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में जा रहा था, एक ही दिशा में जा रहा था, घट गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई एक पार्टिकल है जो एक समान वेग से गतिमान है। Which of the following statement about the motion of the particle is true? तो उस कण के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, सही होगा? तो एक समान वेग से जब गतिशील है, वेग मतलब परिमाण भी उसका वही होगा, एक समान है, उसमें भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और दिशा में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वेग मतलब दोनों चीज रहता है। तो उसका एक्सेलरेशन स्पीड इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, इट्स स्पीड में बी वेरिएबल। क्या इसकी चाल शून्य है, इसकी त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत है, इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है। तो जब वेग ही एक समान है तो हम लोग त्वरण को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
तो वेग में तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, इसका त्वरण शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, मान लीजिए निर्वात में जहां कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम में कोई अगर बॉडी का फ्री फॉल हो जाए, छोड़ दिया जाए, नीचे गिर रहा है, इन केस ऑफ मोशन विथ, तो उसका क्या होगा, तो उसका याद रखना है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, उसका त्वरण एक समान होगा, एक समान त्वरण से वह नीचे गिरेगा। और कितना का त्वरण से नीचे गिरेगा, तो जी गुरुत्व त्वरण से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लिया कोई एक लड़का है जो बिंदु ए से चलना शुरू किया, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह बिंदु बी तक पहुंच जाता है। कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचता है और वापस ए तक आता है, ए तक गया, सॉरी बी तक गया, वापस ए तक गया। यदि उसे करने में कितना घंटा का समय लगता है, 1 घंटा, तो टाइम लग गया 1 घंटा का समय लगा, तो उसका औसत वेग क्या है, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो हमें मालूम होना चाहिए औसत वेग, वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या लड़का का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो लड़का का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए से बी तक गया और वापस बी से ए तक आया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, 0 है। तो जब विस्थापन ही शून्य है तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी भी शून्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, है ना, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। Which of the following is not a scalar quantity? इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये आवेग, इंपल्स, क्योंकि ये सदिश राशि है। बाद बाकी ये जो 3 है, तापमान, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक और आवेश, ये तीनों ही अदिश राशि है। तो कौन सा अदिश राशि नहीं है, मतलब कौन सा सदिश है, ऐसा पूछना चाह रहा है, तो आवेग या फिर इंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चला जाए, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। कोई एक बॉडी है, कोई एक वस्तु है जो सर्कल में वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, और किससे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। तो उसका जो त्वरण होता है वो किधर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। तो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, इनवर्ड एक्सेलरेशन, है ना, अंदर की ओर त्वरण। इसको कहते हैं अभिकेंद्रित त्वरण या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये वाला सही होगा। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वृत्ताकार पथ में इसका वेग का दिशा लगातार बदलते रहता है ना। तो जब वेग बदल रहा है, वेग का परिमाण तो नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा तो बदल रहा है, मतलब वेग बदल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है नहीं। नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर काम करता है, हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, ये नहीं होगा, तो ये सही होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझते हैं। Which of the following remains constant for a projectile motion? तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एकदम कांस्टेंट रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं थोड़ा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन, ऐसा ना। तो यहां पर जो वेग होता है, वेग जो है उसका 2 घटक बढ़ता है, एक एक्स अक्ष में और एक वाई अक्ष में, और कुछ कोण से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसका 2 कंपोनेंट डिवाइड होता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है कोई बॉडी, जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो बॉडी का वाई कंपोनेंट जो है, जो ऊपर ले जाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने का कारण है क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रहा है, तो लगातार वाई वाला कंपोनेंट का वैल्यू को कम करता है, लेकिन एक्स वाला जो है वो काम करते रहता है, वो तो आगे बढ़ाते जाता है। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर यू वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन यूएक्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, वो बॉडी को आगे बढ़ाते जाता है, और ग्रेविटी के कारण अब ये बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यू वाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है क्योंकि नीचे आ रहा है, और यूएक्स आगे बढ़ाते जा रहा है बॉडी को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा कांस्टेंट रहता है, किसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो यूएक्स में, किसमें,
ux मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो प्रक्षेप्य गति के लिए निम्न के लिए कौन सा स्थिर रहता है? तो वेग का क्षैतिज घटक, है ना, ये सही होगा, क्योंकि क्षैतिज घटक में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जो वेग है ना, ये वेग, यही वेग बच रहा है महत्तम बिंदु पर, और जो त्वरण है, त्वरण, अब कौन सा त्वरण काम कर रहा है? गुरुत्व त्वरण जी, और जिसका दिशा किधर है? नीचे की ओर है। तो वेग और त्वरण के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन आगे पूछा है, उसको अभी बता सकते हैं, 90 डिग्री। तो प्रक्षेप्य गति में के महत्तम बिंदु पर वेग और त्वरण के मध्य का कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण तो नीचे आ रहा है, नीचे लग रहा है ना, वस्तु को नीचे गिराना चाह रहा है, इसलिए। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको समझते हैं। तो a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण और a सदिश माइनस b सदिश का परिमाण बराबर है, तो a सदिश और b सदिश के मध्य का कोण कितना है उसे ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ 23 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कौन सा सही होगा? सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b डॉट a प्लस b बराबर a माइनस b डॉट a माइनस b ना। अब अगर इसको आपस में गुना किया जाए, देखिए ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्वयं के साथ स्वयं का गुणनफल होगा तो मॉड का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इधर साइड का उसी से और उधर साइड का उसी से गुना तो कर सकते हैं, बिंदु गुणनफल कर दिए। अब इसको तोड़ते हैं, तो a का a से, a का b से, ऐसे करके तोड़ सकते हैं। तो a डॉट a प्लस a का b से, a डॉट b प्लस b का a से डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल्स टू, इसका तोड़ते हैं, a डॉट a का फिर से माइनस b से, तो माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट b, सही है। अब देखिए a डॉट a कट जाएगा क्योंकि इधर उधर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, b डॉट b स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी b डॉट b स्क्वायर, ये भी कट गया। बिंदु गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है, मतलब अदिश गुणनफल में क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी क्रॉस बोल रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, एक ही बात, ए डॉट बी मान सकते हैं, तो 2 ए डॉट बी लिख सकते हैं ऐसे, बराबर माइनस ए डॉट बी, और फिर से इसे भी ए डॉट बी मान सकते हैं, तो माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी, इसे इधर लेते आते हैं, प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 ए डॉट बी बराबर कितना? 0। तो 4 ए डॉट बी कितना? ए बी कॉस थीटा बराबर 0, 0 के उधर जाएगा 4 भी 0 हो जाएगा, 0 के बाई में जाएगा, तो बचा क्या? ए बी कॉस थीटा बराबर 0। सिंस ए का वैल्यू तो 0 नहीं है, बी का भी वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन तीनों का प्रोडक्ट होकर के, तीनों गुना होकर के आपस में 0 हो रहा है, तो किसको 0 होना होगा? कॉस थीटा को 0 होना होगा। और कॉस कितना डिग्री 0? तो कॉस 90 डिग्री 0, तो थीटा का मान किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला, है ना। तो जब ए सदिश बी सदिश का मॉड और बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश का मॉड बराबर होगा, तो ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not a property of a null vector? इनमें से कौन सा नल वेक्टर का प्रॉपर्टी, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, तो जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। तो जीरो वेक्टर से कोई भी वेक्टर सम होगा तो वही वेक्टर रहेगा, ये भी सही है। जीरो वेक्टर से कोई भी प्रोडक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, ये भी सही है। देखिए जीरो से ए वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है लेकिन ए वेक्टर रह रहा है, ये तो गलत है, और यहाँ पर वेक्टर भी नहीं लगाया, जीरो पर तो वेक्टर नहीं है, और ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर वो भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा, वो भी सही है। मतलब ये थोड़ा गलत है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर का, तो ये ऑप्शन 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग, अभी जस्ट डिस्कस किया। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के मध्य का कोण कितना होगा? कोई भी पूछे आप लोग बता सकते हैं कितना होता है, कितना होता है? 90 डिग्री। कैसे? फिर से बता देते हैं। प्रक्षेप्य गति यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ux,
और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे, तो दोनों के मध्य का कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री काम करेगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, तो उसका सूत्र क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है mv²/r, है ना, और एक रिलेशन मालूम है v = ω, पढ़ा हुआ है v = ω। अगर v की जगह ω रख दिया जाए तो F = m ω²r², इसको कर दिया बाई r, देखिए r कट गया तो क्या आ जा रहा है m ω²r, तो कौन सा सही है? m ω²r, ये 1 वाला, तो 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम है? तो कौन सा नियम है? द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। इसलिए इसे वास्तविक नियम कहा जाता है क्योंकि सेकंड लॉ से पहला और तीसरा तीनों की उत्पत्ति हो सकती है, बताया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं थोड़ा। देखो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, तो उसका गति का व्याख्या किया गया है इस समीकरण से y = ut + ½ gt² से। तो उस कण पर लगने वाला बल है, तो बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। तो यहां से हमें त्वरण चाहिए होगा, तो ये तो विस्थापन को बता रहा है, y डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट से हम चाहें तो पहले वेग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर त्वरण में चल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक चीज चाहिए, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए ये तो इक्वेशन दिख रहा है हम लोग को, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब वेलोसिटी चाहिए तो v = क्या हो जाएगा? dy/dt, तो d/dt दोनों साइड करना होगा ut + ½ gt²। तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि t के सापेक्ष चल रहा है, रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो यहाँ बचेगा u + ½ g और t² का कितना हो जाएगा? 2t। जो भी डिफरेंशिएशन जानते होंगे बेसिक, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। d/dx x⁴n, तो क्या हो जाता है? n × x⁴n-1, है ना। तो देखिए 2 तो कट गया, तो u + gt, ये बचा, ये क्या मिल गया? वेलोसिटी, वेग मिल गया। कैसे मिला? विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया, वेग मिल गया। अब हमें चाहिए त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। तो वेग में फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो वेग का इक्वेशन तो ये दिख रहा है, इधर में कर दीजिए, तो d/dt u + gt का करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और t का t के सापेक्ष चलेगा, तो 0 + t तो कट गया, t का 1, तो g बच गया। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर? g के बराबर। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो m और a की जगह कितना रख दिया? g, क्योंकि g बच रहा है, तो बल कितना आ जाएगा? mg। कितना आ जाएगा? mg। कौन सा ऑप्शन सही? ये सेकंड वाला। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ था विस्थापन का, एक बार डिफरेंशिएशन किया, वेग मिला, और एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, त्वरण मिल गया। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, तो a का मान g के बराबर mg हो गया, बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित वेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? तो याद रखना है, आरोपित आवेग, है ना, आवेग मतलब इंपल्स की बात कर रहे हैं, इंपल्स। तो इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, तो याद रखना है एकदम, इंपल्स जो होता है वो किसके इक्वल? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मोमेंटम मतलब संवेग, तो किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? संवेग, यानी कि मोमेंटम, तो ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्या उसे समझते हैं। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, तो कोई कॉर्क है, हल्का वस्तु होता है, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, तो एक कोई कॉर्क है जो पानी में तैर रहा है, मान लीजिए पानी है,
इसमें एक कॉर्क है वो तैर रहा है ना, तो क्या क्या बल लग रहा होगा, एक तो भार कॉर्क का है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, और एक उत्प्लावन लगता है, उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बुएंसी जिसको कहते हैं, मान लो वो ऊपर की ओर लग रहा है, समझने के लिए ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये आराम से तैर रहा है। अगर भार ज्यादा होता तब तो पानी में डूब जाता, नीचे गिरता, और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होता तब तो ये ऊपर ले जाता, तो ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मतलब ये दोनों बल आपस में बैलेंस हो चुका है, फोर्स जो है बैलेंस है, मतलब ये संतुलित है। तो परिणामी बल जो नेट फोर्स जो काम कर रहा होगा, नेट बल क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा, आपस में निरस्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं लोटनिक घर्षण, लुढ़कने वाला घर्षण, है ना। तो लुढ़कने वाला घर्षण हमेशा खिसकने वाला घर्षण से कम होता है। खिसकने वाला घर्षण मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, सर्पी घर्षण जिसको कहते हैं, क्योंकि सांप कैसे चलता है, खिसक करके चलता है, घस करके चलता है, घिसक करके चलता है, खिसक करके चलता है, इसलिए सर्पी घर्षण से कम होता है। तो ये 1 वाला सही होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कहता है 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना करें। तो हमें मालूम है कि किसी भी बंदूक से अगर गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आता है ना, तो बंदूक कितना वेग से पीछे की ओर आएगा उसे मालूम करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न में मान दिया हुआ है। तो गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम, तो इसको स्मॉल एम से दर्शा रहे हैं 40 ग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम, है ना, किलोग्राम में बदल लिया। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का बंदूक है, तो बंदूक का द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शा रहे हैं, इसका द्रव्यमान है 8 किलोग्राम। गोली का चाल दिया हुआ है, स्मॉल भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 800 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग को बंदूक के पीछे हटने का वेग चाहिए, तो बंदूक का वेग के लिए कैपिटल भी दर्शा रहे हैं, इसको मालूम करना है ना। तो यहां पर काम करेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे यूज करेंगे, तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। देखिए तो एम भी इक्वल्स टू कैपिटल एम कैपिटल भी, तो गोली का जो संवेग होगा और बंदूक का जो संवेग होगा दोनों आपस में बराबर होगा। हाँ लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, गोली अगर आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगा। तो हम लोग को कैपिटल भी का मान चाहिए, तो कैपिटल भी इक्वल्स टू आ जाएगा स्मॉल एम स्मॉल भी बाई कैपिटल एम, और यहाँ माइनस लगा दिया। चलिए मान को रखते हैं, तो स्मॉल एम का मान कितना था, तो स्मॉल एम का मान है 40 इंटू 10⁻³ सही है। स्मॉल बी का मान 800 बट्टा कैपिटल एम कितना 8, तो काट दिए 100, यहाँ देखिए 2 जीरो और 10⁻³ यानी कि -4 बचेगा, तो -4 मीटर प्रति सेकंड ये होगा बंदूक का चाल, तो -4 मीटर प्रति सेकंड चौथा ऑप्शन सही होगा। और माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि बंदूक के पीछे आने की जो दिशा है वो गोली के वेग की दिशा के विपरीत है, यानी कि पीछे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो कोई एक वस्तु है जो कि फ्लैट सरफेस में रखा हुआ है, सपाट सतह में। अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, और सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लग रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उसे पूछ रहा है। चलिए हिंदी में भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। तो m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, समझते हैं। देखिए एक ब्लॉक है जिसको एक सतह पर रख लिया गया, एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान है बोल रहा है m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, इसको खींचा जा रहा है मान लिया F बल से, कैपिटल F से, और घर्षण बल काम कर रहा है स्मॉल f, तो घर्षण बल हमेशा मालूम है आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है, स्मॉल f। भार जो है वस्तु का जब सपाट सतह पर है तो mg नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया बल जो होता है नॉर्मल रिएक्शन वो होता है r। तो हमने एक चीज पढ़ा है F इक्वल्स टू घर्षण बल क्या होता है म्यू r, घर्षण गुणांक गुना प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू, और r किसके इक्वल है, तो r इक्वल है किसके mg के, तो r की जगह mg रख दिया, तो ये तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, गुरुत्व त्वरण नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं चेंज हो रहा है, तो F किसके प्रोपोर्शनल m के, है ना, द्रव्यमान के समानुपाती।
तो विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? पिंड के द्रव्यमान पर, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर समानुपाती होता है। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इसको h ऊंचाई तक उठाया गया। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन? तो कार्य करने का चिन्ह क्या होगा? कार्य करने का चिन्ह क्या होगा? कब? जब लगाए गए बल के कारण और गुरुत्व बल के द्वारा। तो अप्लाइड फोर्स के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो बहुत आसान से समझते हैं। देखिए, कार्य जब भी होता है तो कार्य F बल गुना विस्थापन और बिंदु गुणनफल लगता है। तो बिंदु गुणनफल जब भी होता है तो Fs cos थीटा में टूटता है। किसमें? कॉस में। तो थोड़ा समझते हैं। जब वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहा है, h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, क्वेश्चन में कहता है, तो आरोपित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम है। बॉडी भी ऊपर जा रहा है और अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू होता है 1 मतलब पॉजिटिव 1। तब तो पॉजिटिव वर्क होगा, है ना? देखिए ऑप्शन 2 सही होगा। क्यों होगा? कारण समझते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्व बल जो है उसकी दिशा किधर है? नीचे की ओर। वो तो हमेशा नीचे की ओर होता है। इन वस्तु को h ऊंचाई से ऊपर की ओर ले जाया गया, तो बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है नीचे, लेकिन विस्थापन है ऊपर की ओर। तो दोनों के मध्य का जो कोण होगा वो तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑपोजिट है ना? तो 180 डिग्री। और cos 180 हो जाता है -1। तो कैसा वर्क होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन होगा नेगेटिव, और अप्लाइड फोर्स के कारण, आरोपित बल के कारण होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। तो वर्क जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अभी जस्ट लिखे थे Fs cos थीटा। तो वर्क जो है फोर्स पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर भी करता है, बल पर, विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन पर करेगा, फोर्स पर भी करेगा, एंगल पर भी करेगा। किस पर नहीं करेगा? इनिशियल वेलोसिटी पर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? नहीं करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 28। फॉर अ मूविंग पार्टिकल, कोई एक मूविंग पार्टिकल है ना, जिसका मास है m और वेलोसिटी है v, हैविंग अ मोमेंटम p, और उसका मोमेंटम है, संवेग है p। तो कोई एक कण जिसका द्रव्यमान m, वेग v और संवेग p है। तो निम्न में से कौन कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है? तो गतिज ऊर्जा का वर्णन कौन करता है? तो देखिए, p इक्वल्स टू पढ़ा हुआ है हमें m, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है हाफ m v स्क्वायर, है ना? हाफ m v स्क्वायर। तो k इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। m से गुना कर दिया, m से भाग कर दिया, तो k इक्वल्स टू m गुना m स्क्वायर और v स्क्वायर। तो m v का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बाई 2m, है ना? m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m v का होल स्क्वायर बाई 2m। m v किसके बराबर? p के, तो p स्क्वायर बाई 2m। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर? p स्क्वायर बाई 2m। तो कौन सा ऑप्शन सही? ये p स्क्वायर बाई 2m, है ना? बस संबंध के रूप में निकाल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या? तो क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम और ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, और 2 मीटर की ऊंचाई पर वो 2 मीटर प्रति सेकंड के समरूप चाल से गति कर रहा है। तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो एक वस्तु है जिसमें द्रव्यमान भी दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 10 kg, हाइट भी दिया हुआ है 2 मीटर, और चाल भी दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, समझ लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊंचाई पर है मतलब स्थितिज ऊर्जा, और वेग गति कर रहा है, स्पीड में है मतलब गतिज ऊर्जा। ऊंचाई पर है स्थितिज ऊर्जा और वेग गतिशील है मतलब गतिज ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जा होगा, तो कुल ऊर्जा जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा, दोनों ऊर्जा का योग होगा। तो गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र मालूम है, हाफ m v स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का mgh। तो हाफ m का वैल्यू 10 किलोग्राम, 10 रख दिया,
भी कितना 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस द्रव्यमान कितना 10, जी का वैल्यू 9.8 और ऊंचाई कितना तो 2 से तो ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 गुना 10 20 प्लस 9.8 गुना 10 98 गुना 2 तो 20 जोड़ 196, 196 और 20 216। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 216, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं करना था, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जोड़ देना था, कुल ऊर्जा निकल जाना था। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ पावर, तो कौन सा और यूनिट है, और यूनिट क्या हो जाएगा वॉट, क्या हो जाएगा वॉट, शक्ति का मात्रक वॉट। यहां पर समझते देखिए, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को दर्शाते हैं पी से, है ना। रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है, तो रेखीय संवेग में जो आघूर्ण होगा तो उसके कारण क्या कहलाता है कोणीय संवेग, क्या कहलाता है कोणीय संवेग। रैखिक संवेग का आघूर्ण घुमाने वाला भाग कोणीय संवेग, यानी कि हो जाता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, घूमने वाला भाग। चलिए ये है अच्छा क्वेश्चन, समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है समझते हैं। देखिए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, तो कोणीय संवेग दिया हुआ है L, कोई एक कण का जो कि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा से दर्शाता है, जिसको दुगुना किया गया, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, तब नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसको मालूम करना है, और पुराना एंगुलर मोमेंटम कितना था L था। बाद में क्या किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय वेग या तो कोणीय आवृत्ति को डबल किया गया और काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को हाफ किया गया, तो नया मोमेंटम क्या होगा उसको मालूम करना है। तो एक समान वृत्तीय गति वाले कण का कोणीय संवेग L होता है, यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या होगा, तो कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं और L बराबर होता है आई ओमेगा, क्या हो जाता है आई ओमेगा, याद रखना है आई ओमेगा। और गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, आई को यहां से निकाल लेते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k बाई ओमेगा स्क्वायर, सही करें। अब ये आई का जो वैल्यू है उसको यहां रख देते हैं, तो L बराबर हो जाएगा आई की जगह 2k बाई ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कट गया, तो L बराबर हो गया 2k बाई ओमेगा, है ना। तो ये पुराना कोणीय संवेग था जिसमें गतिज ऊर्जा और कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय वेग के साथ संबंध को बना लिया, इसको मान लें समीकरण। अब नया में क्या बोल रहे हैं, तो नया में बोल रहे हैं एल डैश करके दिखा रहे हैं 2, गतिज ऊर्जा को क्या किया गया, गतिज ऊर्जा को आधी कर दी, गतिज ऊर्जा आधी कर दी है तो k/2 कर दिया, आधा कर दिया, और कोणीय आवृत्ति को क्या कर दिया गया दुगनी कर दी गई, कोणीय आवृत्ति को दुगनी, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा तो इसको दुगना, तो एल डैश बराबर कितना मिल रहा है यहां लिखे, एल डैश बराबर हो जा रहा है ये 2 और ये बट्टा वाला 2 4 हो जा रहा है, तो 1/4 2k बाई ओमेगा ये आ रहा है ना, और 2k बाई ओमेगा किसके बराबर L के बराबर, तो L डैश बराबर 1/4L, कितना 1/4L, तो नया जो कोणीय संवेग होगा वह वास्तविक कोणीय संवेग का 1/4 हो जाएगा, यानी कि L/4 हो जाएगा, L/4, तो ये सही है सेकंड वाला L/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल, तो जब किसी वस्तु पर निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल का मान शून्य होता है, कोई बल ही नहीं लगता है, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, ये क्या होना चाहिए 0, शून्य। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दर्शाते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से दर्शाते हैं इज कॉल्ड। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण और जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल कहला जाता है, क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण घूमने वाला के लिए लिखा गया। अगर यही चीज रैखिक के लिए लिखा जाता है, रैखिक गति के लिए, तो जड़त्व आघूर्ण की जगह आता है द्रव्यमान और कोणीय त्वरण की जगह आता है रैखिक त्वरण, तो ये बल कहलाता है। तो बल का घूमने वाला बल आघूर्ण, इसलिए ये कहलाएगा टॉर्क। इन दोनों का गुणनफल, या फिर इसी को कहा जाता है बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण, तो उसको याद रखना है कितना होता है? 2/5 mr²। कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो वर्क हम लोग को मालूम है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, विस्थापन यह भी सदिश राशि, लेकिन कार्य अदिश राशि। तो यहां पे क्या लगना चाहिए? बिंदु गुणन, यानी कि ये होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ जी, है ना, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। कितना होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है, उसे समझते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आर इज। तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग। पलायन वेग मतलब कोई भी वस्तु को अगर पृथ्वी की सतह से फेंक दिया जाए और वो वापस दोबारा लौट करके नहीं आए, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है √2gr। कितना हो जाएगा? √2gr। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल, तो फॉरेनहाइट स्केल में क्या होगा उसे मालूम करना है। तो याद रखना है, जब भी डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट स्केल में बदला जाता है, तो हम लोग उसको, जैसे 40 है तो 40 को 1.8 से प्रोडक्ट करते हैं और 32 जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा आपका? 104 डिग्री फॉरेनहाइट, 104 डिग्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को जब भी फॉरेनहाइट में बदला जाता है, 1.8 से प्रोडक्ट गुना और 32 जोड़ दिया जाता है। सॉल्व कीजिएगा, आसान से क्वेश्चन। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये सिलेबस से थोड़ा बाहर का पूछा है क्योंकि ये टर्म 2 का है और टर्म 1 में पूछ दिया, कोई बात नहीं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो हवा में जो ध्वनि का वेग है वह ह्यूमिडिटी में इंक्रीज के साथ वो इंक्रीज करता है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, है ना। तो आर्द्रता के बढ़ने के साथ ये बढ़ता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीसरा वाला, आर्द्रता के बढ़ने के साथ। आर्द्रता क्या है? नमी, है ना। जैसे बरसात के मौसम में आर्द्रता आ जाता है, हवा में नमी आ जाती है, तो नमी जितना ज्यादा अधिक रहेगी, ध्वनि का वेग भी उतना अधिक होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा भी कैसे बनता क्या होता है, बना करके देखे हम लोग, तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।